नमस्कार। एमजी अध्ययन पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम संविधान की प्रस्तावना पर बात करेंगे। संविधान की प्रस्तावना भारत के संपूर्ण संविधान के विशेषताओं को एक पेज में या एक ऐसे अर्थ में समेट कर रख देती हैं जो हमें कम शब्दों में पूरे संविधान की रूपरेखा समझ में आ जाती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना हमें ये बताने का प्रयास करती है कि भारत के संविधान के लक्ष्य क्या है, भारत के संविधान के उद्देश्य क्या है और भारत का संविधान किन आधारों को साथ लेकर काम करता है, किन आधारों को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसलिए आज की इस क्लास में हम भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों की महत्ता क्या है, उन शब्दों को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, यहाँ भी हम इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलो चलते हैं आगे। भारत की संविधान की प्रस्तावना के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले भारत की संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल जो क्या है वो बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं। यहाँ पर अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना या एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। अधिनियमित का मतलब होता है उसको लागू करना और आत्मार्पित का मतलब होता है देश को सौंपना। देखो, ये कुछ वर्ड होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, उन वर्ड को ही आज हम समझाने का प्रयास किया गया है। तो यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार कर लिया गया था, उसको लागू कर दिया गया था और उसको देश को सौंप दिया गया था। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेजर वर्ड्स इसके हैं जिसको हमें पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना किसे कहते हैं? यानी संविधान का परिचय। जैसे कि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं या उस किताब को जब पढ़ते हैं तो स्टार्ट में एक इंट्रोडक्शन का पार्ट आता है कि उस किताब में हमने क्या बताने का प्रयास किया है, उस बुक में हमने क्या समझाने का प्रयास किया गया है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना भी हमें यही बताती है कि भारत का संविधान क्या कहता है, भारत के संविधान के बारे में आगे क्या लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया, उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया और उस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित अधिकतर शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो भारत की संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 को इसको स्वीकार कर लिया गया, इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो इसलिए वो जो प्रस्ताव उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, डिग्निटी, उन सबको भारत की संविधान की प्रस्तावना में जगह दी गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या था या उद्देश्य प्रस्ताव कब ये किया गया था।
अब हम भारत की संविधान की प्रस्तावना को जब पढ़ रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि आप यहाँ याद रखिएगा कि जब भारत की संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं तो हम इसको 3 चीज़ों में बांट कर देख सकते हैं। ये आप देखिएगा, सत्ता का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, सत्ता का स्वरूप क्या है, फॉर्म ऑफ द अथॉरिटी, और लास्ट में ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी यानी सत्ता का उद्देश्य। दो तीन चीजें हमने यहां पर बताया। जब सत्ता के स्रोत की बात करते हैं तो ये जनता है, और जनता किस पर आधारित है, लोक प्रभु सत्ता को स्वीकृति देती है। लोक प्रभुसत्ता को स्वीकृति देती है। लोक प्रभुसत्ता का मतलब होता है जनता की सुपरमेसी, सुपरमेसी ऑफ द पीपल्स। कैसे? क्योंकि जब हम लोक प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो जो भारत की जनता चुनाव के द्वारा जिस गवर्नमेंट की स्थापना करती है वो गवर्नमेंट किसके पालना करेगी, लोक प्रभुसत्ता का, और गवर्नमेंट का हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो इसकी अनुपालना करेगा। यानी कि वह आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से किसी भी राष्ट्र के लिए क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर होगा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसलिए जो सत्ता का स्रोत है वह जनता होती है और वह लोक प्रभु सत्ता को स्वीकृति देती है, वह भारत के हेड ऑफ गवर्नमेंट को स्वीकृति देती है कि भैया आपको भारत के राष्ट्र की समृद्धि और भारत के राष्ट्र की एकता के तत्वों को आगे बढ़ाने के लिए जिन जिन तत्वों की जरूरत है, जिन जिन डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर की जरूरत है, आप उसको स्वीकार करें। तो सत्ता का स्रोत जनता है। सत्ता का स्वरूप क्या है? तो ये बहुत सारे हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी सोशलिस्ट, किस स्वरूप में हमने इसको स्वीकार किया, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और अंतिम है गणराज्य। ठीक है, तो सत्ता के स्वरूप की बात करेंगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबंदियां नहीं होगी, वह डिसीजन लेने के लिए तैयार है, उसमें कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी यानी समाज के नीचे तबकों के लिए, मजदूरों के लिए एक इक्वलाइजेशन का सिस्टम, एक समानतावादी सिस्टम लाने का काम करता। पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म विशेष का बोलबाला नहीं होगा। लोकतांत्रिक में यानी जनता के द्वारा निर्धारित होगी, और गणराज्य यानी यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वह वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अब थर्ड है सत्ता का उद्देश्य क्या है, यानी सत्ता का स्रोत, यानी सत्ता का स्रोत जनता है। जनता ने सत्ता का निर्माण किया है, किस स्वरूपों को लेकर, इन स्वरूपों को लेकर, इनको ध्यान में रखकर। अब उद्देश्य क्या है सत्ता का, यानी गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो हम इसको देखते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं और उसके बाद, क्योंकि जगह जब बचेगी तभी तो हम लिख पाएंगे सत्ता के उद्देश्य, तो ये आप देख लीजिएगा। अब सत्ता के उद्देश्यों पर हम आ जाते हैं। सत्ता के उद्देश्य क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द अथॉरिटी। यहाँ पर अथॉरिटी कौन होती है, अथॉरिटी यहाँ पर गवर्नमेंट होती है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी पर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सत्ता का उद्देश्य, तो सत्ता का उद्देश्य क्या क्या होना चाहिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता व अखंडता।
ये उद्देश्य है। इन ऑब्जेक्टिव को लेकर गवर्नमेंट काम करेगी। किस किस को? न्याय होगा भाई, ऐसा नहीं है किसी के साथ अनजस्टिस हो जाएगा। स्वतंत्रता होगी भाई, समानता होगी भाई, व्यक्ति की गरिमा होगी भाई, बंधुता होगी भाई, और एकता और अखंडता भी होगी। इन सबको लेकर काम किया जाएगा। तो प्रस्तावना को हमने 3 हिस्सों में बांटकर यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप और सत्ता का उद्देश्य। अब हम इसको देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था मित्रों 1976 में, और इसके द्वारा भारत की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिस्ट, और अखंडता एंड इंटीग्रिटी। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर ये बताते हुए बताना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी भी है। इसको हम मिटा देते हैं, जगह हमारे पास होना चाहिए, तो हम इसको मिटाने का प्रयास यहाँ पर कर देते हैं। कोई बात नहीं, ये मिट जाएगा, और ये मिटा दिया हमने इसको। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1960 के बेरुबारी संघ विवाद में, 1960 में एक केस हुआ था बेरुबारी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन मित्रों, आगे जाकर इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि केशवानंद भारती केस में इसको संविधान का अंग माना गया और इसमें संशोधन किया गया। तो ये एक छोटा सा मैं आपको बताना, ये संविधान का प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में एक अलग लेक्चर में भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, जिसमें सारे केसेस को भी मैं यहाँ पर डील करने का काम करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों का अर्थ क्या क्या है। यानी ये जो संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित जो मुख्य शब्द हैं, विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और हम भारत के लोगों का अर्थ क्या होगा? इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यानी भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु हैं, सुप्रीम सोवन। जैसे मैंने कहा कि सबसे जो डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में कौन होंगे? भारत के लोग होंगे, यानी भारत के लोग सर्वोच्च हैं। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वह संविधान का आधार है, यानी जो राइट्स भारत के लोगों को मिले हैं वो बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अतः दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, यानी कि भारत की जनता को ही केंद्र में लेकर, भारत की जनता को ही आधार में लेकर ये योजना, ये संविधान की ये जो योजना थी, इसको परिणुता दी गई थी। इसलिए भारत के लोग सुप्रीम हैं, भारत के लोगों के लिए, भारत के लोगों के हितों की पैरवी के लिए, भारत के लोगों के समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के नियमों को, उनके आधारों को, उनके आदर्शों को प्रतिरूपता देने के लिए हम भारत के संविधान का निर्माण किया है। तो हम भारत के लोग को अपने समझे। संप्रभुता, मैं हमेशा बताता हूँ, सोवरनिटी, और इसका आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है कि सरकार तो हमारी है पर कंट्रोल ब्रिटेन से हो रहा है, तो हम ये भी तो नहीं है, इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, यानी भारत ही सर्वोच्च शक्ति है और ये अपने आंतरिक व बाहरी मामलों में निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भारत के अंदर क्या हो रहा है और भारत के बाहर क्या हो रहा है, इट इज द टोटली मैटर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन पीपल्स। इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, पाकिस्तान इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये कहा गया है कि भारत के आंतरिक और भारत के बाहरी मामलों में भारत संप्रभु हैं, इस पर कोई भी
प्रहार नहीं कर सकता। हालांकि लोग बोलते हैं कि 1991 के बाद, ये अलग क्वेश्चन है, इसको मैं कभी बताऊंगा। और आप लोग देखिएगा कि 1991 के बाद जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई या लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाया गया, तो उस समय से राष्ट्र राज्यों की संप्रभुता का हनन होने लग गया था। तो इसको बताया जाता है, पर इसको अभी हम किसी अन्य क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना समझिए कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मुख्य अर्थ यही होता है कि भारत की जनता से, भारत की सरकार से बड़ा कुछ भी नहीं है। यही डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर का हिस्सा होती हैं, इन्हीं को डिसीजन लेने के लिए अधिकार होता है। अगला है समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट अभी हमने सुबह की एक क्लास में भी देखा था, मेरे यूट्यूब पे क्लास होगी, उसमें भी हमने इसको देखा था। अपने यहाँ पर देखिए, समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन और संपत्ति आदि पर सार्वजनिक संपत्ति, स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। थोड़ी सी भाषा कठिन हो गई है, तो अब हमारा काम क्या है, हमें इसे आसान करना है। ऐसा कहा जा रहा है कि मान लो कोई कंपनी है, मास्क बनाती है, क्योंकि कोरोना चल रहा है। अब इस कंपनी पे जो मालिक, अगर मान लो इसकी खुद की निजी कंपनी होगी, तो क्या करेगा, वह मास्क को 25, 30, 40, 50 जितने में बेच सकता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जो उत्पादन के मुख्य साधन है, पूंजी है, जमीन है, संपत्ति है, वहां पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। अगर इस कंपनी में सरकार की होगी तो सरकार जनता को ध्यान में रखते हुए ही मास्क की प्राइस डिसाइड करेगी ना। और नियंत्रण के साथ वितरण भी समतुल्य तभी तो हो पाएगा, तभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो समाजवादी ये कहता है, समाजवाद शब्द या सोशलिस्ट शब्द ये कहता है कि भैया उत्पादन के साधनों पर भी सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि अगर निजी स्वामित्व यहां पर होगा या प्राइवेटाइजेशन यहां पर होगा तो वह प्रॉफिट के लिए काम करेगा, पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं। इसलिए इस चीज को समझना, समाजवादी शब्द का अर्थ आपने यहां पर देखा। पंथ निरपेक्ष, आप लोग कहीं देखते होंगे सेकुलर वर्ड को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, तो हम पंथ निरपेक्ष शब्द को यहां पर देख रहे हैं। तो पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द या स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं था। हालांकि यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत के जो संविधान निर्माता थे वह एक ऐसे राज्य की स्थापना चाहते थे जहां धर्म आधार ना हो, ये जो धर्म आधार ना हो, और ऐसा ना हो कि किसी को रिलीजियस को आधार बनाकर उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो, उसके अधिकारों को दबाया जा रहा हो। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है, और भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उनके सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म को ज्यादा, मुस्लिम धर्म को ज्यादा, यानी इक्वल यहां पर सरकार मानती है सभी रिलीजियस को। इसीलिए भारत की संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सेकुलर शब्द को ऐड किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को ऐड किया गया। समझ गए? लोकतांत्रिक, अब्राहम लिंकन की परिभाषा से तो आप सभी वाकिफ होंगे, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। तो संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वर्ग रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात की गई है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि चुनाव में भाग लेना, वोट देना, चुनाव लड़ना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। लेकिन जब सोशल डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो सोशल डेमोक्रेसी में समाज के हितों को ध्यान में रखकर, समाज के आधारों को ध्यान में रखकर डेमोक्रेसी, जो समाज के अंदर जैसे कि जाति भेद नहीं होना चाहिए, समाज के नीचे तबके के लोगों को भी शामिल होना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि सबके पास पैसा होना चाहिए ताकि अपनी जरूरत की चीजें खरीद सके। तो इसको भी भारत की लोकतांत्रिक की जो प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द है उसमें शामिल किया गया है। वैश्विक मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण हैं। ये सारे भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। गणतंत्र,
इसको हम गणतंत्र को जब हम देखेंगे तो गणतंत्र के अंदर इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिपब्लिक। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, वंशागत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र। इसके अंदर ये समझना होगा, वंशागत यानी वंश के आधार पर चला आ रहा, ऐसा मतलब इसका मतलब यह हुआ कि एक्स प्राइम मिनिस्टर था या एक्स राष्ट्रपति हैं, फिर एक्स का बेटा वाई राष्ट्रपति बन गया, फिर वाई का बेटा जेड बन गया, फिर जेड का बेटा ए बन गया, यानी ये वंश के आधार पर चलेगा, दूसरा व्यक्ति यहां पर नहीं आ सकता। लेकिन लोकतंत्रीय गणराज्य में क्या होता है, एक्स बना, जरूरी नहीं है दोबारा एक्स का बेटा बने, यहां पर कोई भी आ सकता है, यहां पर एम भी आ सकता है, मनराज गुर्जर भी आ सकता है, यहां पर एन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो लोकतंत्र में ऐसा है कि सबको अधिकार है, यहां पर अधिकार एक ही वंश को होता है। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, और गणतंत्र अर्थ में दो और बातें शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। अब यहाँ पर जब गणतंत्र की हम बात करते हैं, लोकतांत्रिक गणतंत्र, यहाँ पर वंशागत लोकतंत्र है, यहाँ पर गणतंत्र, तो यहाँ पर यह बात होती है कि राजा के हाथ में कोई भी संप्रभुता नहीं होगी, पॉलिटिकल सोवरेनिटी किसी राजा के हाथ में नहीं होगी, यहाँ पर जनता के हाथ में पॉलिटिकल सोवरेनिटी होगी, लोगों के हाथ में या लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के हाथ में वह चीज होगी। दूसरी ओर यह कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया भैया ऐसा है कि मैं तो पैसा वाला हूं, मैं तो राजा हूं तो मुझे ज़्यादा अधिकार मिलेगा, नहीं, सब रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन के अनुसार चलेंगे और लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होता है, वहां पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गणतंत्र का मतलब आपने समझ गए, वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतंत्रीय गणतंत्र, दो चीजें यहाँ पर आपको देखना था जिसको हमने समझाने का प्रयास किया। आगे देखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता नागरिक स्वतंत्रता से, सिविल लिबर्टी। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी गई सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब इसको बहुत बेहतर तरीके से करेंगे, मगर स्वतंत्रता का अधिकार यह है कि आदमी अपने अनुसार अपनी भाषण दे सकता है, व्यक्ति की आज़ादी उसको है, अबाध रूप से संचरण कर सकता है, संघ बना सकता है, सहकारी समितियां बना सकता है। लेकिन याद रखना कि उससे अपवाद भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं कि उससे किसी देश की एकता व अखंडता पर किसी प्रकार का कोई प्रहार न हो, एकता अखंडता पर किसी प्रकार का कोई प्रहार न हो, इस चीज को भी श्योरेंस या सिक्योर करने की जरूरत होती है। न्याय, न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, जिसमें तीन, इसको इंग्लिश में जस्टिस बोलते हैं, तीन भिन्न रूपों में देखा जा सकता है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब यह हो गया है कि समाज में कभी भी हैसियत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, कोई गरीब है तो ऐसा नहीं है कि वह गरीब है इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा, हैसियत यहां पर मायने नहीं रखती। राजनीतिक न्याय, हैसियत के आधार पर किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जाएगा, किसी को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। और आर्थिक न्याय यानी यह भी है कि ऐसा नहीं है कि संसाधनों पर पूर्णतः निजी स्वामित्व हो जाए, गरीबों तक भी उसकी एक्सेस होना चाहिए, रिसोर्सेज तक उनकी भी पहुंच होना चाहिए। सामाजिक न्याय से अभिप्राय मानव जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न किया जाए, प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। आर्थिक न्याय का अर्थ है उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर न्योचित वितरण हो, जैसा कि मैंने बताया, धन संपदा केवल कुछ ही हाथों में भी केंद्रित न हो। और राजनीतिक न्याय का अभिप्राय राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अन्य सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। तो न्याय महत्वपूर्ण है, न्याय को भी हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया है। समता, इसको समता को हम इक्वालिटी के रूप में देख सकते हैं, इंग्लिश में इसको इक्वालिटी बोलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हर नागरिक की स्थिति और अवसर की समता प्रदान की गई है।
इसका अभिप्राय है समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भैया आप राजा हो तो ऐसा है, आप राजा हो तो आप हॉस्पिटल में पहले जा सकते हो। हॉस्पिटल में सभी बराबर जा सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में। आप हालांकि आज आप इसको जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलोगे सर कोविड-19 महामारी में तो देखिए किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं हॉस्पिटलाइजेशन में। पर यहाँ पर इस चीज़ को आप मानिए कि विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी जहाँ इक्वालिटी होगी, और किसी को इस आधार पर नहीं कि वह गरीब हैं या मजबूत हैं, कमज़ोर हैं, इस आधार पर नहीं, और सभी को समान अवसर दिया जाएगा क्योंकि उनको अपनी बराबरी के हिस्से मिलाने। ऐसा नहीं है कि उसको रोक दिया जाएगा, वो भी समान रूप से इक्वल होगा। बंधुत्व जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैटर्निटी, इसका शाब्दिक करते हैं भाईचारे की भावना। अब ऐसा नहीं है कि भारत के लोग के बीच में आपसी क्लास, कास्ट, जेंडर के आधार पर हम विभाजन पैदा करेंगे। बंधुत्व की जो भावना है वो भाईचारे की भावना है, और प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व दो बातों को सुनिश्चित कर रहा है। पहला कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, दूसरा देश की एकता और अखंडता का सम्मान होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावनाओं को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उस पर भी इस बात को रखा गया है कि भैया भाईचारे की भावनाओं को आप विकास कीजिए। तो ये जो मेजर वर्ड्स थे, सत्ता के जो उद्देश्य के जो शब्द थे, सत्ता के उद्देश्य के जो शब्द थे, सत्ता के उद्देश्य मैंने 3 जगह बांटा था कि सत्ता के स्रोत, सत्ता के स्वरूप और सत्ता के उद्देश्य को आज हमने दिखाने का प्रयास किया है। कभी स्वरूप पर चर्चा करेंगे बड़े विस्तृत तौर पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे MG अध्ययन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।